एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो काफ़ी दिन हो गए हमें पढ़े हुए पार्ट नंबर 2 एंड बहुत दिन के बाद हम पार्ट नंबर 3 पढ़ रहे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थे रिकॉर्डिंग्स करने में। ठीक है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जो भी डिमांड कर रहे हैं हिस्ट्री पढ़ाने के लिए एंड सिविक्स वगैरह, तो मैं कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट जो हमारा है वो कंप्लीट करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट एंड जो लैंड ट्रांसपोर्ट है हमारा वो कवर हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है प्लेलिस्ट का, आप एक बार जा करके चेक कर लेना। ठीक है, तो एयर ट्रांसपोर्ट बेसिकली हमने पढ़ रखा है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, ये सब क्या होता है तो ये तो सबको पता है। एयर ट्रांसपोर्ट मतलब जो हवा में जो जहाज़ वगैरह उड़ते हैं वो सारे हमारे क्या है, वो हमारे एयर ट्रांसपोर्ट है। मतलब जो ट्रांसपोर्ट हमारा एयर के थ्रू हो रहा है उसे हम कहते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। ओके, तो जो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बट इट इज़ वेरी कॉस्टली। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट हो चुका है लैंड के अकॉर्डिंग हम देखें तो, और जो हमारा वाटरवेज है उसके अकॉर्डिंग देखें तो जो हमारा सबसे ज़्यादा तेज़ गति से चलने वाला है वो क्या है, वो है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट। लेकिन ये क्या बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। हम बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम लैंड के थ्रू अगर ट्रैवल करते हैं तो उसमें इतना पैसा नहीं लग सकता है, इतना कॉस्टली, मतलब कुछ भी खर्चा हमारा नहीं होगा इतना ज़्यादा जितना कि हमारा किस में होगा, एयर ट्रांसपोर्ट में होगा। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली, महंगा पड़ता है हमें। ओके, हो गया सबका यहाँ तक क्लियर। अब हम आगे देखेंगे कि आगे हमारा एयर ट्रांसपोर्ट क्या है। प्रीफर्ड बाय पैसेंजर्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स जो होता है उसके लिए इसे प्रेफर करा जाता है। जैसे कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर हमें ट्रैवल करना होता है तो उसके लिए हम इसे प्रेफर करते हैं। ठीक है, वैल्यूएबल कार्गो कैन बी मूव्ड रैपिडली ऑन अ वर्ल्ड वाइड स्केल। जो वैल्यूएबल कार्गोज होते हैं, ठीक है, जो हमारे महंगे कार्गोज होते हैं, वस्तुएं होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती हैं या फिर एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट, पूरे वर्ल्ड की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड स्केल के लिए इसके यूज़ किया जाता है। कार्गोज को मूव करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वैल्यूएबल कार्गोज को एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में पहुँचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा आराम से, बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित ये पहुँच भी जाता है। द मोस्टली नहीं है, द ओनली मीन्स ऑफ रिच इनएक्सेसिबल एरियाज़। अब एक और चीज़ देखो, जो हमारे इनएक्सेसिबल एरियाज़ होते हैं जहाँ पे पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है लैंड ट्रांसपोर्ट के थ्रू और वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुँचना मुश्किल होता है, वहाँ पे हमारा कौन काम आता है, वहाँ पे हमारा काम आता है एयर ट्रांसपोर्ट। ओके, एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम आराम से पहुँच सकते हैं। कहाँ पे, हिली एरियाज़ जो हमारे होते हैं वहाँ पे, जो फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं वहाँ पे। ओके, द एरोप्लेन brings varied articles to the Eskimos in northern Canada unhindered by the frozen ground। अब देखो, एस्किमोज के लिए भी एयरप्लेन के थ्रू, एयरप्लेन जो है वो क्या करता है, वो बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी वस्तुएं नॉर्दर्न कनाडा में ले जाया जाता है। ठीक है, ले जाता है। अब हमारे पास एक और चीज़ है, हिमालयन रीजन्स। जो हमारा हिमालयन रीजन्स है वहाँ पे भी जब जो रूट्स होते हैं, जो लैंड रूट्स वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। उस टाइम में क्या होता है, लैंडस्लाइड्स की वजह से या फिर एवलांचेस और हैवी स्नोफॉल की वजह से ख़राब होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम में भी हमारा कौन साथ देता है, एयर ट्रांसपोर्ट। इस टाइम में भी हम एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, इसके थ्रू हम आसानी से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ओके, आगे हमारे पास है द एयरवेज नेटवर्क इज़ एक्सपेंडिंग वेरी फास्ट। ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, फैल रहा है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है। इतनी तेज़ी से, मतलब स्टार्ट हुए से ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आगे हम क्या देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स एंड देयर ऑपरेशंस रिक्वायर एलाबोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हैंगर्स, लैंडिंग्स, फ्यूलिंग एंड मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ फॉर द एयरक्राफ्ट्स। तो देखो, अब हमारे पास एयरक्राफ्ट्स हो गए, ये भी हमने देख लिया कि वो क्या होते हैं, वो कॉस्टली होते हैं। तो अब हमें ये कॉस्टली भी पड़ गए, तो कॉस्टली पड़े तो कॉस्टली क्यों पड़े, क्योंकि इनमें खर्च भी होता है। ठीक है, अगर हम एरोप्लेन बनाए, मतलब बन गया, ठीक है, हमने नहीं बनाया बट वो बन गया, अब उसका यूज़ अगर करना है तो उसमें हमें उसकी लैंडिंग्स के लिए स्पेस चाहिए, फ्यूलिंग के लिए चाहिए, हैंगर्स चाहिए, बहुत सारी तरह तरह की फैसिलिटीज़ चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए। तो भाई इन सब चीज़ों को मिला करके अगर ये कॉस्टली नहीं रहेगा, जो पैसेंजर्स हैं वो अगर ज़्यादा
नहीं देंगे फ़ी, नहीं देंगे पैसे ज़्यादा, तो क्या होगा, ये चल पाएगा हमारा एयरक्राफ्ट? बिल्कुल नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो इसकी मेंटेनेंस के लिए हम बोल सकते हैं कि इसकी मेंटेनेंस की वजह से बहुत कॉस्टली इसका मेंटेनेंस हो जाता है, इसलिए इसमें जो हमारे पैसे लगते हैं, हम अगर कहीं और ट्रांसपोर्ट करते इसके थ्रू, तो क्या होता है, ये कॉस्टली हमारे लिए पड़ता है, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, बहुत ज़्यादा ईजी है ये। कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट्स को जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। एंड हैज़ डेवलप्ड मोर इन हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ वेयर देयर इज़ अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक। और ये कहाँ पे ज़्यादा कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो जो हमारे इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ है वहाँ पे इसे ज़्यादा डेवलप किया गया है, क्योंकि जो ट्रैफिक वॉल्यूम होती है वो वहाँ पे लार्ज होती है। तो इसके थ्रू क्या होता है, एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो ट्रैफिक्स ख़त्म हो जाती है, मतलब इसके थ्रू अगर ट्रांसपोर्ट करा जाएगा तो जो ट्रैफिक्स होंगी वो कम होंगी। तो ये हो गया हमारा, हमने बहुत सारी चीज़ें एयरपोर्ट्स में देखी, अभी और हमें थोड़ा सा देखना है। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप याद कर लेना कि ये क्या है, एक फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। जो पैसेंजर्स होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए इसे प्रेफर करते हैं, ठीक है। वैल्यूएबल कार्गोज़ को वर्ल्ड वाइड स्केल पे मूव करने के लिए रैपिडली इसका यूज़ करा जाता है, ठीक है। इनएक्सेसिबल एरियाज़ में पहुँचने के लिए इसका यूज़ करा जाता है। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड द लास्ट इज़ जो एयरवेज़ है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है तेज़ी से। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी चीज़ें इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव पड़ जाता है, इसका कंस्ट्रक्शन जो है एयरपोर्ट्स वगैरह का वो एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो ये सब हमारा कहाँ आ गया, ये सब हमारा आ गया एयर ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। सबको यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, जो भी टॉपिक्स रह गए होंगे। और नोट्स चाहिए होगा तो भाई देख लेना, नोट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप एक बार जाकर के हाईलाइट सेक्शन चेक कर लेना, और ना मिले तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो, ठीक है। तो आगे देखो क्या हमारा एयर ट्रांसपोर्ट में, एट प्रेजेंट नो प्लेसेस इन द वर्ल्ड इज़ मोर दैन 35 आवर्स अवे। आज की दुनिया को अगर हम देखें तो जो हमारा जो भी कंट्रीज़, जो भी जगह हैं वो 35 आवर्स से ज़्यादा दूर नहीं पड़ती हैं, ठीक है। अगर हम लैंड ट्रांसपोर्ट के थ्रू और वाटरवेज के थ्रू जब हम ट्रैवल करते थे पहले, तो क्या होता, अभी भी करते हैं बट अभी भी उतना नहीं होता। अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है तो हम एयरवेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था, मंथ्स, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, मतलब महीने और साल बीत जाते थे एक जगह से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचने में, ठीक है। लेकिन अब क्या है, जो भी दूरी तय होती है, हमारे जो भी प्लेसेस हैं पूरे वर्ल्ड में, वो 35 घंटे से ज़्यादा की दूर पे नहीं है, ठीक है। मतलब आप देख सकते हो कि जब हम ट्रैवल हम महीनों और सालों में करते थे, वो हम अब क्या कर रहे हैं, वो घंटों में कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब किसको, ये सारा क्रेडिट किसको जाता है, जिसने हमारे एयर ट्रांसपोर्ट को बनाया, ठीक है, ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। अब हमारे पास देखो, मोर देन 250 कमर्शियल एयरलाइंस ऑफर रेगुलर सर्विस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। 250 से भी ज़्यादा कमर्शियल एयरलाइंस हैं जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में रेगुलर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट कवर द डिस्टेंस बिटवीन लंदन एंड न्यूयॉर्क विद इन 3.5 आवर्स। आप देख सकते हो जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है वो क्या करते हैं, वो लंदन एंड न्यूयॉर्क के बीच में 3.5 आवर्स के बीच में ही, मतलब इतने घंटों के बीच में ये क्या करता है, लंदन एंड न्यूयॉर्क की डिस्टेंस को कवर कर लेता है, ठीक है। हो गया यहाँ तक हमारा भाई एयर ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से कवर अप हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड कोई भी टॉपिक, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटा नहीं रह गया होगा, ठीक है। अगर छूट सकता है, मतलब मैं भी इंसान ही हूँ, अगर छूट गया होगा तो आप मुझे बता सकते हो, ओके। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिखी है। आगे हमारे पास क्या है, इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रूट्स। अब हम एयर रूट्स के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, कौन कौन से हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रूट्स तो कंप्लीट नहीं हुआ है, एयर रूट्स नहीं हुआ है, एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में भी हम पढ़ ही रहे हैं, रूट्स के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत सारे एयर रूट्स हैं, एंड जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे नहीं है। अब वहाँ पे क्यों नहीं है, तो 10 डिग्री एंड 35 डिग्री लैटीट्यूड के बीच में, ठीक है। तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो लिमिट में है, ठीक है। तो इसकी वजह से वहाँ पे उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो लिमिट में ही है, वहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट भी लिमिट में ही है साउदर्न में। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, बहुत सारे हैं। देयर इज़ अ डिस्टिंक्ट ईस्ट वेस्ट बेल्ट ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रूट्स, बहुत सारे हैं, ईस्ट वेस्ट हैं, ठीक है, ये याद रखना, ईस्ट वेस्ट एयर रूट्स हैं। डेंस नेटवर्क एग्जिस्ट इन ईस्टर्न यूएसए,
वेस्टर्न यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया। जो डेंस नेटवर्क एग्जिस्ट करते हैं या रूट्स के, वो कहाँ हैं? ईस्टर्न यूएसए, वेस्टर्न यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया। इन तीनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा डेंस नेटवर्क है एयर रूट्स का, ठीक है। यूएसए अकाउंट फॉर 60% ऑफ एयरवेज ऑफ द वर्ल्ड। अब यूएसए में पूरे वर्ल्ड का 60% एयरवेज है, ओके। कवर करता है ये 60% पूरे वर्ल्ड का। आप सोच सकते हो कि सिर्फ एक 60% कर रहा है, तो बाकी सब मिला करके और होंगे 40% ओनली। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, आम्स्टरडम, फ्रैंकफर्ट, रोम, मॉस्को, कराची, न्यू दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स एंड शिकागो आर द नोडल पॉइंट्स वेयर एयर रूट्स कवरेज और रेडिएट टू ऑल द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। ये हमारे क्या है? इंपॉर्टेंट एयर रूट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोडल पॉइंट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे एयर रूट्स क्या होता है? कन्वर्स करता है या फिर रेडिएट करता है दूसरे कॉन्टिनेंट्स में, ओके। अब हमारे पास क्या है? अफ्रीका, एशियाटिक पार्ट ऑफ रसिया एंड साउथ अमेरिका। यहाँ पे एयर सर्विसेज की कमी है, ठीक है। कहाँ पे? अफ्रीका में, एशियाटिक पार्ट ऑफ रशिया एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। समझ में आ गया सबको? अब हमारे पास क्या है? पाइपलाइंस। मतलब एयर ट्रांसपोर्ट हमारा पूरा खत्म हो चुका है। पाइपलाइंस क्या है? Pipelines are used extensively to transport liquids and gases such as water, petroleum and natural gas. इसका यूज़ क्यों होता है? तो जो हमारे लिक्विड्स होते हैं एंड गैसेस, जैसे कि वाटर हो गया, पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैस, इन सब को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइंस का यूज होता है, ठीक है। कैन आल्सो बी यूज टू ट्रांसपोर्ट लिक्विडिफाइड कोयल। लिक्विडिफाइड कोयल जो होता है, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में जो कोयल होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी पाइपलाइन का यूज़ होता है। न्यूजीलैंड का देख लो, बहुत सारी कंट्रीज़ का इधर दिया हुआ है, तो पहले न्यूजीलैंड का हम देखते हैं। यहाँ पे जो मिल्क है उसको सप्लाई करा जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है पाइपलाइंस के थ्रू। कहाँ से? फार्म से फैक्ट्रीज तक, ठीक है। ऐसे मतलब पाइपलाइंस बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे पाइपलाइंस का यूज नहीं होता है। डायरेक्टली क्या होता है, जो हमारे वैन्स वगैरह होती हैं उनमें मिल्क को कैरी किया जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यूजीलैंड में पाइपलाइंस के थ्रू मिल्क को कैरी किया जा रहा है फार्म से फैक्ट्रीज तक, ठीक है। यूएसए में क्या है? बिग इंच इज वन सच फेमस पाइपलाइन विच कैरीज पेट्रोलियम फ्रॉम द ऑयल वेल्स टू द गल्फ ऑफ मैक्सिको टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। यूएसए में बहुत सारे ऐसे जगह हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि जो हमारे जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कि ये फार्म्स थे ना, तो फार्म्स में क्या हो रहा है? ये मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, फिर फैक्ट्रीज़ में इसका लास्ट होगा, ठीक है। मतलब जो भी प्रोसेस होगा वो लास्ट करेगा फैक्ट्रीज़ में, यहाँ से कंज्यूमर्स खरीद सकते हैं या फिर यहाँ से सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। तो जो फार्म्स होते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं मैक्सिको में क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो ऑयल वेल्स है, वहाँ से पेट्रोलियम्स को कैरी किया जाता है पाइपलाइंस के थ्रू। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की ओर, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उधर ले जाया जाता है। मतलब आप ये समझ लो कि हमारा गल्फ ऑफ मैक्सिको है एंड यहाँ से जो हमारी ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इधर पाइपलाइंस गई है और इसके थ्रू क्या होता है? जो हमारे ऑयल्स हैं, जो पेट्रोलियम्स है, उसको कैरी किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? और ये देखो बिग इंच, ये एक सच फेमस पाइपलाइन है यूएसए का, हो गया। इन यूरोप, रशिया, वेस्ट एशिया एंड इंडिया, pipelines are used to connect oil wells to refineries and to ports और domestic markets। अब देख लो यहाँ पे यूरोप, रसिया, वेस्ट एशिया एंड इंडिया में क्या है? पाइपलाइंस क्यों यूज्ड होते हैं? तो ऑयल वेल्स को रिफाइनरी से कनेक्ट करने के लिए, एंड टू पोर्ट्स और डोमेस्टिक मार्केट्स, और पोर्ट्स और डोमेस्टिक मार्केट्स को भी कनेक्ट करने के लिए पाइपलाइंस का यूज होता है, ओके। ईरान इंडिया वाया पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑयल एंड नेचुरल गैस पाइपलाइन विल बी द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। अब देखो, जो ईरान इंडिया वाया पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑयल एंड नेचुरल गैस पाइपलाइन है, ये क्या होगा? पूरे वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट पाइपलाइन होगा, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान इन सेंट्रल एशिया हैज़ एक्सटेंडेड पाइपलाइन टू ईरान एंड ऑल्सो टू द पार्ट्स ऑफ चाइना। जो तुर्कमेनिस्तान है सेंट्रल एशिया में, ठीक है, इसका जो पाइपलाइन है हैज़ एक्सटेंडेड पाइपलाइंस टू ईरान एंड ऑल्सो टू पार्ट्स ऑफ चाइना। ईरान और पार्ट्स ऑफ चाइना में भी इसका जो पाइपलाइन है वो एक्सटेंड हुआ है, ठीक है, फैला है। अब हमारे पास आगे है कम्युनिकेशंस। तो एयरवेज एंड हमारा पाइपलाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट मेथड्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस, टेलीग्राफ एंड टेलीफोन वर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे देखो फट गई थी कॉपी, तो मैंने छोड़ दिया है। यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन है, इतना तो आप पढ़ ही सकते हो। तो भाई देखो,
बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम यूज्ड होते हैं, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स यूज्ड होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के कम्युनिकेशन को लेकर के। पहले आपको पता होगा लेटर्स यूज्ड होते थे, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता था, कोई एक होता था पर्सन जो इसको लेकर के जाएगा दूसरे कॉन्टिनेंट में, कंट्रीज़ में, महीनों सालों लग जाते थे ऐसे, ठीक है। अब देखो उसके बाद जो टेलीग्राफ एंड द टेलीफोन है वो क्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और थे, ठीक है। पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, इनका यूज्ड काफ़ी हुआ है। उसके बाद हमारे पास टेलीफोन, इवन टुडे इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड मोड। टेलीफोन अभी भी यूज्ड होता है, ठीक है, तो कॉमनली है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन यूज्ड होता है। इन डेवलपिंग कंट्रीज़ द यूज़ ऑफ सैटेलाइट्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रूरल कनेक्टिविटी। तो जो रूरल एरियाज़ होते हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसने क्या करा है, सैटेलाइट्स का यूज़ करा। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन सब ने, हमारे जो आज के रूरल एरियाज़ हैं वो सब कनेक्टेड हैं, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू। सबको पता होगा, सब लोग फ़ोन, अभी सेल फोन सब लोग चला रहे हो तो सबको ये सब पता है, ठीक है। तो सैटेलाइट्स का जब यूज़ होना शुरू हुआ तो जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं उनसे कनेक्टिविटी हमारी बढ़ चुकी है, काफ़ी अच्छे से कनेक्ट हम कर पाते हैं। तो फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू इज़ द यूज़ ऑफ ऑप्टिक फाइबर केबल्स। अब देखो फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू क्या है, ऑप्टिक फाइबर केबल्स का यूज्ड। These allows large quantities of data to be transmitted rapidly, securely and are virtually error free। अब ये भाई OF से जो है हमारा ऑप्टिक फाइबर केबल्स वो क्या करते हैं, तो ये लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ डेटा को ट्रांसमिट करते हैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी, बहुत ही ज़्यादा सिक्योरली, मतलब सुरक्षित, एक जगह से दूसरी जगह इसको ट्रांसफ़र करते हैं और लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा, ठीक है, और एरर फ्री होता है, मतलब कोई भी एरर इसमें नहीं आता है। आगे हमारे पास क्या है, विद द digitization of information in the 1990s, telecommunication slowly merged with computers to form integrated networks termed as internet, ठीक है। तो जब डिजाइनेशन हुआ इंफॉर्मेशन की डिजाइनेशन के साथ साथ 1990s में जो टेलीकम्युनिकेशन है वो धीरे धीरे किसके साथ जुड़ गया, कंप्यूटर के साथ मर्ज हो गया टू फॉर्म इंटीग्रेटेड नेटवर्क्स। एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क्स बनाने के लिए जिसको हमने क्या कहा, इंटरनेट, जिसको हम इंटरनेट के नाम से आज जानते हैं। ये क्या करता है, कनेक्टिंग अबाउट 1000 मिलियन पीपल इन मोर देन 100 कंट्रीज। अभी इंटरनेट क्या कर रहा है, 1000 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर रहा है, 100 कंट्रीज से भी ज़्यादा, ठीक है, मतलब 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज जुड़ी हुई हैं और 1000 मिलियन से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं इंटरनेट के थ्रू। अब हमारे पास है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ही हमारा ये था इंटरनेट, ओके। इमर्ज्ड एज अ न्यू एरिया इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एक नया एरिया बोल सकते हैं, इमर्ज्ड हुआ है, ठीक है, आया है 1970s में आफ्टर यूएसए एंड फॉर्मर यूएसएसआर पॉइनर्ड स्पेस रिसर्च, ठीक है। स्पेस रिसर्च जो हुआ यूएसए एंड फॉर्मर यूएसएसआर का, तो 1970s में एक ये इमर्ज्ड हुआ हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब हमारे पास है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर सक्सेसफुली डिप्लॉयड इन द अर्थ ऑर्बिट टू कनेक्ट इवन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तुमने ये चीज़ पहले ही पढ़ा कि जो हमारे अभी जो इंटरनेट वगैरह आए, जो हमारे सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च हुए, उन्होंने क्या करा है, जो हमारे रिमोट कॉर्नर से, जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे हम कनेक्ट नहीं कर पाते, पहले नहीं कर पाते थे, आज वो सारे भी क्या है, कनेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है। उन सबको भी हम आज जानते हैं बहुत अच्छे से। इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड ग्रेट स्ट्राइड्स इन सैटेलाइट डेवलपमेंट। अब देखो इंडिया ने जो सैटेलाइट्स डेवलपमेंट करा है उसका नाम इधर दिया हुआ है हमारे पास। आर्यभट्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन 19 अप्रैल 1979। 1979 में 19 अप्रैल को आर्यभट्ट लॉन्च हुआ था, ठीक है। भास्कर फर्स्ट कब हुआ, 1979। एप्पल एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट थ्रू एरियन रॉकेट, किसके थ्रू, एरियन रॉकेट के थ्रू ये लॉन्च हुआ था 18 जून 1981 में। भास्कर चैलेंजर एंड ACTIB have made long distance communication, television and radio very effective। जो भास्कर चैलेंजर और इनसेट IB है उसने क्या करा है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन पे और टेलीविज़न और रेडियो को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उसके लिए इफेक्टिव साबित हुआ है। आगे हमारे पास है साइबर स्पेस इंटरनेट, ओके। It is the electronic digital world for communicating or accessing information over computers network without physical movement of the sender and the receiver। साइबर स्पेस जो हमारा इंटरनेट है, इंटरनेट की वजह से क्या है, हमारे पास जो भी आज इंफॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट हो जाते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाते हैं बिना हमारे मूवमेंट के। मतलब अगर हम सेंडर हैं, हम सेंड करने वाले हैं, तो हमें एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता, और जो रिसीवर है उसको भी वहाँ से हिलना नहीं पड़ता है। हमारा जो
इन्फॉर्मेशन है वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरनेट के थ्रू इतनी आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह अपनी चीज़ों को, अपनी इन्फॉर्मेशंस को भेज पाते हैं बिना हमारे फिजिकल मोमेंट के। ओके, आगे हमारे पास क्या है, इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज इंटरनेट, इसको हम इंटरनेट भी कहते हैं। एग्जिस्ट एवरीवेयर, हर जगह ये एग्जिस्ट कर सकता है। आपको पता है हर जगह इंटरनेट अवेलेबल है, हर जगह मतलब इन ऑफिस, सैलिंग बोट, फ्लाइंग प्लेन एंड वर्चुअली एनीवेयर, हर जगह मतलब कहीं भी इंटरनेट अवेलेबल है आज की दुनिया में, आज के हमारे वर्ल्ड में, ठीक है। अब हमारे पास आगे जो है वो है लेस देन 50 मिलियन। 1995 में जो इंटरनेट यूज़र्स थे ओनली लेस देन 50 मिलियन थे। अबाउट 400 मिलियन कब हुए, 2000 में, मतलब सिर्फ 5 साल के गैप में देखो कितना ज़्यादा हुआ, 50 मिलियन से डायरेक्टली 400 मिलियन, और ओवर 2 बिलियन 2010 में, ठीक है। आप देख सकते हो कितना चेंजिंग हुआ, कितने ज़्यादा यूज़र्स आ गए एकदम से जल्दी से। द परसेंटेज शेयर ऑफ USA has dropped from 66 in 1995 to only 25% in 2005। आप देख सकते हो कि जो USA है हमारा, USA का परसेंटेज 1995 में कितना था, 66%। ये 66% जो यूज़र्स थे वो कहाँ के थे, USA के थे। लेकिन 2005 आते आते क्या हुआ, 10 साल के गैपिंग में ये सिर्फ 25% बचा है, ठीक है। और बाकी के जो यूज़र्स हैं वो दूसरी कंट्री के आ चुके हैं। अब हमारे पास क्या, मेजोरिटी ऑफ वर्ल्ड्स यूज़र, जो इंटरनेट के यूज़र्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उनकी मेजोरिटी कहाँ कहाँ पे है, तो USA में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, UK में, जर्मनी, जापान, चाइना एंड इंडिया। ये सब ऐसे जगह हैं जहाँ पे इंटरनेट यूज़र्स बहुत ज़्यादा, इनकी मेजोरिटी है यहाँ पे। ओके, आगे हमारे पास क्या है, as billions use the internet each year, cyberspace will expand the contemporary economic and social space of humans through email, e-commerce, e-learning and g-governance, ठीक है। तो इन सब के थ्रू क्या होगा, क्योंकि बिलियंस ऑफ इंटरनेट यूजर्स पर ईयर बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इनकी वजह से जो साइबर स्पेस है वो कैसे एक्सपेंड होगा, जो ह्यूमन इकोनॉमिक एंड सोशल स्पेस है उन सबको कैसे एक्सपेंड करेगा, तो ईमेल के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू, ई लर्निंग के थ्रू और ई गवर्नेंस के थ्रू, ठीक है। अब हमारे पास आगे क्या, इंटरनेट टुगेदर विथ फैक्स, टेलीविजन एंड रेडियो विल बी एक्सेसिबल टू मोर एंड मोर पीपल कटिंग क्रॉस प्लेस एंड टाइम, ठीक है। तो भाई देखो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट। इससे पहले कि हमारे जो भी हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा है सब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप चेक कर लेना। एंड आज से हम कंटिन्यू करेंगे, तो आप अगर और कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो बता देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं हिस्ट्री वगैरह पढ़ने के लिए, तो वो मैं आज से स्टार्ट करूँगी, कोशिश करूँगी पढ़ाने की, ठीक है, और जल्दी से आपका सिलेबस कंप्लीट करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आएगी पसंद आपको ये वीडियो, अगर समझ में आ गई होगी, क्योंकि पसंद आने वाली कोई चीज़ है नहीं, समझ में आने वाली है, ठीक है। तो अगर समझ में आ जाएगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।